सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमस्कारः। संस्कृतशिक्षणस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। छात्राः, अद्य वयं ध्वनिविज्ञानविषये अध्ययनं कुर्मः। वस्तुतः ध्वन्यते इति ध्वनिः अर्थात् भाषाबोधाय प्रतीकरूपसङ्केतः। भाषाबोधाय प्रतीकरूप संकेतः, भाषा बोध के लिए प्रतीक रूप संकेत। येन उच्चारणेन अभिप्रायः अवगम्यते, जिसके उच्चारण से अभिप्राय को समझा जाता है, सह ध्वनि ही भवति। भाषा बोध के लिए प्रतीक रूप संकेत, जिसके उच्चारण से अभिप्राय को समझा जाता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। एवं च यह भाषायाः ध्वनीनाम् उचितज्ञानं कारयति, सः ध्वनिविज्ञानम् इति उच्यते। जो भाषा की सभी ध्वनियों का उचित ज्ञान कराता है, उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। वस्तुतः ध्वनिविज्ञानं भाषाशास्त्रस्य महत्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। आङ्ग्लभाषायां ध्वनिविज्ञानस्य कृते पदद्वयं प्रयुज्यते। प्रथमः भवति फोनोलॉजी, एवं च अपरः भवति फोनेटिक्स। फोनोलॉजी, फोनेटिक्स उभयानां सम्बन्धः ग्रीकभाषायाः फोन शब्देन विद्यते। फोन शब्दस्य अर्थः भवति ध्वनिः। वस्तुतः अयं शब्दः संस्कृतभाषायाः भणधातोः निष्पन्नः, परन्तु ग्रीकभाषायां तत्र चतुर्थवर्णस्य स्थाने द्वितीयवर्णस्य प्रयोगः क्रियते। अतः प फ ब भ। संस्कृते चतुर्थः वर्णः भ अस्ति, अतः भण जातम्, परन्तु तत्र ग्रीकभाषायां प फ द्वितीयवर्णः फ अस्ति, अतः फोन इति संजातम्। तर्हि फोन शब्दस्य अर्थः ग्रीकभाषायामपि ध्वनिः इति स्वीक्रियते। अतः एव फोनेटिक्स एवं च फोनोलॉजी इति ध्वनिविज्ञानस्य कृते पदद्वयं प्रचलने स्तः। चतुर्थवर्णस्य स्थाने पुनश्च द्वितीयवर्णः ग्रीकभाषायां स्वीकृतम्, अतः तत्र फोन इति आगतम्। अस्माकं भारतीयाः कपिलद्विवेदी महाभागाः ध्वनिविज्ञानविषये किं चिन्तयन्ति, किं लिखितवन्तः इति विचारयामश्चेत् ध्वनेरविश्लेषणं शिक्षा, ध्वनेरविश्लेषणं शिक्षा, वर्णनं च विभाजनं, परिवृत्य इतिहासादिश्च ध्वनिविज्ञानम् उच्यते। अर्थात ध्वनि का विश्लेषण, ध्वनि का वर्णन एवं ध्वनि का विभाजन तथा ध्वनि के इतिहास की जानकारी जिस विज्ञान में दी जाती है, उस विज्ञान को ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ऐसा किसने कहा? भारतीय कपिल द्विवेदी महोदय ने इस प्रकार से बताया। आंग्ल भाषायां फोनोलॉजी एवं फोनेटिक्स उभयोः पदसमानत्वे अपि अर्थभेदः स्वीक्रियते। दोनों पद समान रूप से ग्रहण किए जाते हैं, फिर भी दोनों में अर्थभेद स्वीकार किया जाता है। कैसे स्वीकार किया जाता है कि जो फोनोलॉजी शब्द है, उसको अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग में लाने की बात आंग्ल भाषा में कही गई है, और फोनेटिक्स जो शब्द है उसमें ध्वनि शास्त्र का, और जो हमने स्वनिम के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था, उस स्वनिमी का तथा ध्वनि शिक्षा का अध्ययन फोनेटिक्स के अंतर्गत बताया गया है। और फोनेमिक्स भी इसी का एक भाग किया गया है, जिसमें स्वनिम विज्ञान और स्वनिमी दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि फोनोलॉजी पर व्यापक स्तर में किया जाता है और फोनेटिक्स में सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। फोनेटिक्स मध्ये मुख्य रूपेण ध्वनि शिक्षा, ध्वनेः परिभाषा, भाषायाः विविधध्वनयः, वाग्यन्त्रं,
ध्वनीनां वर्गीकरणं, ध्वनेः उत्पत्तिः, ध्वनेः गुणाः, ध्वनेः श्रोतापर्यन्तं गमनं कथं भवति इत्यस्य, श्रवणस्य, ग्रहणस्य इत्यादि अंशानाम् उपरि विचारः क्रियते। फोनोलॉजी मध्ये किं भवति? स्वनिमविज्ञानं, ध्वनिपरिवर्तनं, ध्वनि इतिहासः इत्यादि अंशानाम् उपरि विचारः क्रियते। तर्हि ध्वनिविज्ञानस्य बहु उपयोगिता अस्ति। एकैकशः बिन्दुनुसारेण यदि वयं चिन्तयामश्चेत् आदौ ध्वनिविज्ञानं भाषायाः विभिन्नध्वनीनां समुचितज्ञानं कारयति एवं साधु उच्चारणाय शिक्षयति। अर्थात जो भाषा विज्ञान है वो विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराती है और विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराने के साथ साथ में ठीक प्रकार से उच्चारण करना भी सिखाती है। क्योंकि शुद्ध उच्चारण का महत्व हम सभी जानते हैं। लिखा है पतंजलि जी ने महाभाष्य में, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक शब्द भी यदि हमने ठीक से जान लिया, शास्त्र युक्त तरीके से उसका प्रयोग कर लिया, तो वो स्वर्ग में भी गुंजायमान होता है। इसलिए ध्वनियों के स्थान के द्वारा ही हम वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। द्वितीया विशेषता अस्ति ध्वनिविज्ञानं प्रत्येक ध्वनेः साधु उच्चारण स्थानं प्रयत्नं च बोधयति। यथा व, ब, श, स इत्यादिषु स्पष्टभेदं ज्ञातुं शक्यते ध्वनिविज्ञानस्य अध्ययनाधारेण। ध्वनिभेदानां सम्यक् ज्ञानं न भवति चेत् अनर्थकारी उच्चारणमपि भवति। यथोच्यते यद्यपि बहु नाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलं शकलं सकृत शकृत। तो यदि हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं फिर भी हमें इतना व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए कि अपने जन की बात में कुत्ता संबंधी अर्थ विकल्प से न चला जाए एवं च एक बार के स्थान पर जो टुकड़ों में बात कही जाती है उस संदर्भ में अर्थ ना चला जाए। और इसी प्रकार से सकृत एवं शकृत एक बार के स्थान पर विष्ठा आदि प्रयोग में उसका अर्थ ना हो जाए। इससे क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों का स्थान जानने की आवश्यकता है, जिसका अध्ययन वस्तुतः ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। तृतीया विशेषता है कि ध्वनि विज्ञानं विश्वस्य विविध भाषाणां अधिगमे अधिकोपयोगी भवति। विश्व की सभी भाषाओं को जानने में ध्वनि विज्ञान अत्यंत उपयोगी है। अयं प्रत्येक भाषायाः मूलध्वनीनां ज्ञानं कारयति। अतः कस्यापि नूतन भाषायाः उच्चारण इत्यादिकं सारल्येन अवगन्तुं शक्यते। अस्य ज्ञानेनैव वयं तीन दीन हीन इत्यादि पदेषु ईन इत्यस्य समानत्वे अपि त द ह एतेषाम् अंतरेण अर्थभेदमपि अवगन्तुं पारयामः। अर्थात जो तीन हैं, दीन हैं, हीन हैं, इन सभी के द्वारा जो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, ईन शब्द सभी में है लेकिन त, द और ह से जो अर्थ परिवर्तन हो रहा है वो अर्थ परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको हम ध्वनि विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से जानते हैं। वस्तुतः ध्वनि विज्ञान में 3 अंश प्रमुख होते हैं। प्रथम अंश होता है विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा अंश होता है वर्णनम, जिसको हम डेस्क्रिप्शन कहते हैं। और तीसरा अंश होता है वर्गीकरणम, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि ध्वनि विज्ञान में 3 तरह से अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों का विश्लेषण करके,
ध्वनि के विविध उच्चारण स्थानों प्रयत्नों इत्यादि का वर्णन करके और ध्वनियों का विभाजन करके इसका अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण मध्ये किं किं भवति वाग्यन्त्रस्य रचना तथा कार्याणां विषये अर्थात ध्वनि उच्चारणे अस्माकं वाग्यन्त्रः कथं कार्यं करोति। श्वासनलिका अस्ति, भोजननलिका अस्ति, आमाशयः अस्ति, मुखभागः अस्ति, तालुः वर्तते, कण्ठः वर्तते, दन्ताः सन्ति, ओष्ठद्वयम् एते सर्वे जिह्वा कथं कार्यं कुर्वन्ति एतत् सर्वम् अस्माभिः विश्लेषणमध्ये ज्ञायते। तथैव सूक्ष्मविश्लेषणेन वाग्यन्त्राणां तरङ्गाः ध्वनीनां माध्यमेन कथम् अस्माकं मुखात् निस्सरन्ति एतत् सर्वम् अस्माभिः विश्लेषणेन ज्ञायते। यानी कि विश्लेषण में मुख्यतः हमारा वाग्यंत्र कैसे काम करता है इसके विषय में हम पढ़ते हैं। वर्णनम में कस्याः ध्वनेः स्थानः किम् अस्ति, उच्चारण स्थानः किम् अस्ति, प्रयत्न स्थानः किम् अस्ति एतत् सर्वं विवरणं भवति। यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं, बाह्य प्रयत्न जो हैं, उसमें स्पष्ट का स्थान क्या है, ईशत स्पष्ट का क्या है, विवृत का क्या है, संवृत का क्या है, ये सब जो हैं इन सभी का ज्ञान हम किस में करते हैं, विवरण में करते हैं। साथ ही जो हमारे जितने भी दिए गए हैं अकुह विसर्जयानाम कंठः ईचु यसानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा, ये सभी जितने भी उच्चारण स्थान दिए हैं उनका सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण भी हम इसमें करते हैं। वर्गीकरण में अनेन मूलभूत ध्वनीनां स्थानम एवं प्रयत्नाधारेण सूक्ष्मतया विभाजनं क्रियते। एतेन कस्यापि भाषायाः अधिकसंख्यायां दृश्यमानाः ध्वनयः संकुचिताः भूत्वा न्यूनाः भवन्ति। इसमें क्या किया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, जिससे किसी भी भाषा में जो ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा दिखती हैं वो ध्वनियाँ ग्रुप में बट करके कम हो जाती हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसे क्लासिफिकेशन संस्कृत में किया है तो वहाँ छोटे रूप में लिख दिया अकुह विसर्जयानाम कंठः, तो कु से ही हमने समझ लिया कि चाहे क है, का है, के है, की है, कु है, कु है, सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। इसी प्रकार से ईचु च से हम समझ गए च है, चा है, ची है, ची है, तो वर्गीकरण से हम समझ जाते हैं कि किस वर्ग का अक्षर है उस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। एवं च अपरा एका विशेषता वर्तते यत् ध्वनि विज्ञानं शुद्धम एवं स्पष्टम वैज्ञानिक संकेतानां निर्माणं करोति। शुद्ध और स्पष्ट वैज्ञानिक संकेतों का निर्माण ध्वनि विज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसी का महत्व है कि नासा ने संस्कृत के महत्व को स्वीकार किया, क्योंकि नासा में वैज्ञानिक संकेतों में इन ध्वनियों का उच्चारण ठीक प्रकार से गया और वहाँ संदेश जो है वो रिवर्स नहीं हुआ। तो यही कारण है कि तार, वायरलेस, भौतिकी इत्यादिषु वैज्ञानिक संकेतानां कृते ध्वनि विज्ञानस्य आश्रयः स्वीक्रियते। इन सब के लिए, वार के लिए, तारलेस के लिए, जहाँ भी हमें वैज्ञानिक संकेतों द्वारा संदेश भेजना है तो सबसे पहले वो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी भाषा संदेश को भेजने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है। इस प्रकार से इतोपि एका विशेषता अस्ति यत् ध्वनि विज्ञानं प्राचीन एवं नवीन ध्वनीनां क्रमिक विकासस्य इतिहासमपि स्पष्टयति। उसमें पूरा इतिहास रहता है कि किस प्रकार से हमारी ध्वनियाँ प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा वर्णित की गई हैं, क्या क्या उच्चारण स्थान बताए गए हैं और अब धीरे धीरे क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगली विशेषता इसकी क्या है कि ध्वनि विज्ञान ध्वनि परिवर्तन के कारणों को भी स्पष्ट बताता है। संस्कृत के अनेक शब्द हैं जिनका पाली में प्रयोग किया जाता है, जिनका प्राकृत में प्रयोग किया जाता है, अपभ्रंश में प्रयोग किया जाता है। तो कैसे ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में ये शब्द जो है, ये वर्ण जो है वो बदल जाते हैं। जैसे सत्य का हिंदी में सच कर दिया, घृत का घी हो गया, उपाध्याय का उत्थान, उपाध्याय का ओझा हो गया, विकृत का विकट हो गया,
हस्त का हाथ हो गया, मक्षिका का मक्खी हो गया, तो ये सब चीज़ हम भाषा विज्ञान में समझते हैं। एवं विभिन्न भाषासु संबंधम अपि ध्वनि विज्ञानम स्पष्टयति इत्यपि एका विशेषता अस्ति, अर्थात विभिन्न भाषाओं के संबंध को भी स्पष्ट करती है। जैसे पितृ फादर, मातृ मदर, भ्रातृ ब्रदर, ये सब जो शब्द हैं वो कैसे को रिलेटेड हैं, ये भी जो है ध्वनि विज्ञान स्पष्ट करता है। और ध्वनि विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध सिर्फ और सिर्फ उच्चारित ध्वनियों से है, लिखित वर्णमाला के साथ नहीं है। अर्थात ये उच्चारण पर विशेष ध्यान देता है, न कि लिखित वर्णमाला पर। संस्कृत वर्णमाला जो है हमारी, वो पूर्णतः वैज्ञानिकी है। उसमें घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि जो वर्गीकरण हैं और जो वर्णों का उच्चारण है, वो ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से यदि हम संस्कृत भाषा में ध्वनि विज्ञान की बात करते हैं, तो संस्कृत भाषा का जो ध्वनि विज्ञान है वो संपूर्ण विश्व में प्रख्यात है, संपूर्ण विश्व में माना जाता है। और संपूर्ण विश्व के भाषा शास्त्री जो हैं वो इसका अनुसरण करते हैं। इसमें भी दो प्रकार से विभाजन किया गया है। जो वैदिक संस्कृत है उसमें 52 ध्वनियाँ स्वीकृत की गई हैं। जी हाँ, वैदिक संस्कृते 52 ध्वनयः स्वीकृताः। और सामान्य संस्कृत जो है उसमें 48 ध्वनियाँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें यदि हम सामान्य संस्कृत की बात करें तो मूल स्वराः 11 स्वीकृताः। अ, आ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ। और द्वौ संयुक्त स्वरौ ऐ, औ। संयुक्त कथम? अ प्लस इ ऐ, अ प्लस उ औ। पुनश्च 25 अस्माकं स्पर्शाः, कादयोमवसाना स्पर्शः। अर्थात क वर्गतः तत्र क वर्गः अस्ति, अस्माकं च वर्गः अस्ति, त वर्गः अस्ति, प वर्गः अस्ति। 25 क च ट त प एते वर्गाः, एतेषां एतेषु ये पंच अक्षराः आयान्ति ते सर्वे अपि अत्रैव। पुनश्च 4 अन्तस्थाः अपि सन्ति, य र ल व। 3 अघोषाः, श श श। और 1 घोष ऊष्मवर्णः ह। 3 अघोष ऊष्मवर्णाः अपि स्वीकृताः, तत्र विसर्गः अस्ति। पुनश्च जिह्वामूलीय एवं च 1 शुद्धः अनुनासिकः। इस प्रकार से जो वैदिक हमारी संस्कृत है उसमें 52 ध्वनियाँ हैं और जो हमारी सामान्य संस्कृत है उसमें 48 ध्वनियाँ स्वीकृत की गई हैं। और पाणिनीय महोदय ने भी ध्वनियों का जो विभाजन है वो कई प्रकार से किया है। वर्णों के जो भेद हैं उनको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। काल के अनुसार कहें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उन्होंने बताए। उच्चारण में आरोह अवरोह के हिसाब से देखा जाए तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित उन्होंने बताए। और उच्चारण स्थान से यदि देखा जाए तो अकुह, विसर्जयानाम, कंठः, इस प्रकार से उन्होंने बताए हैं। और प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के माध्यम से उन्होंने बताए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी संस्कृत भाषा की ध्वनि विज्ञान है उसमें ध्वनि तत्वों का सूक्ष्माति सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। और इस संस्कृत की ध्वनि विज्ञान का अनुसरण संपूर्ण विश्व में किया जाता है। इस प्रकार से ध्वनि विज्ञान के विषय में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। पुनः अग्रिम जानकारी हम अगली वीडियो में पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।